बच्चों मैनेजमेंट जो होती है, इट इज व्हाट, इट इज अ ग्रुप ऑफ पीपल जिसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है, गेटिंग थिंग्स डन। कैसे? गेटिंग थिंग्स डन कैसे? रुक जा, कोई नहीं बोलेगा। ये आराम से बैठा बैठा पीछे सुस्ती मार रहा है। हाँ बोलो। गेटिंग थिंग्स डन effectively and efficiently। तो getting things done with the objective of achieving the goals effectively and efficiently। तो भैया मैनेजमेंट जो काम जो कर रहे हैं ना, मतलब आपके कंपनी के जो मैनेजर्स, उनके तीन ऑब्जेक्टिव्स है। कौन कौन से ऑब्जेक्टिव है? एक तो पर्सनल ऑब्जेक्टिव। पर्सनल ऑब्जेक्टिव में क्या हो जाता है, मान लो कल को तुम लोग एक बिजनेस कंपनी कंपनी ज्वाइन करोगे, तो मान लो ऋषभ बोलता है कि सर मैं पहली सैलरी से अपनी एक बाइक लाऊंगा सर, महंगे बाइक। या मान लो अपनी पहली सैलरी से सर मैं एक गाड़ी लाऊंगा सर। या मान लो कोई बच्चा बोलता है कि सर मैं पैसे जोड़ जोड़ के अपना क्या खरीदूंगा, घर खरीदूंगा। ये कौन सा ऑब्जेक्टिव हो गया? पर्सनल ऑब्जेक्टिव। अब देखो सबसे बढ़िया मैनेजर कौन है? सबसे बढ़िया मैनेजर वो है जो कि ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स को आपके पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स के साथ क्या कर दे, जोड़ दे। लेट सपोज एग्जांपल, कंपनी के पास एक बिजनेस आया, एक प्रोजेक्ट आया कि सर आपको जो है ना एक ब्रिज बनाना है ऐसी जगह पर जहां पर जो है ना मतलब बहुत डिफिकल्ट है ब्रिज बनाना। क्या है? ब्रिज बनाना बहुत डिफिकल्ट है, मतलब समुद्र के ऊपर दो पहाड़ों के बीच में आपको क्या बनाना है सर, ब्रिज बनाना है। बहुत डिफिकल्ट टास्क है। तो वहां पे जो आर्किटेक्ट जो इंजीनियर जो लगेगा वो भी क्या लगेगा, बहुत माइंडेड लगेगा। अब मान लो अपना प्रांजल निकला इंजीनियर। प्रांजल कौन है भैया? इंजीनियर। मैंने इसको बोला, मैंने कहा बेटा अगर तूने यहाँ पे ब्रिज बना दिया ना, अगर तूने इस प्रोजेक्ट को 2 साल के अंदर कंप्लीट करके यहाँ पे ब्रिज बना दिया, कंपनी तेरे को एक स्पोर्ट्स कार गिफ्ट करेगी। इसका ऑब्जेक्टिव भी क्या था कि कल को मेरे को एक स्पोर्ट्स कार खरीद। मैंने क्या करा भैया, मेरी कंपनी को करोड़ों का प्रॉफिट होने वाला है इस प्रोजेक्ट के अंदर, क्योंकि किसी कंपनी ने हाथ नहीं डाला था, क्योंकि प्रोजेक्ट क्या था, बहुत मुश्किल था। मेरे को करोड़ों का फायदा होगा, मैंने इसको 2 करोड़ की गाड़ी गिफ्ट भी कर दी, तो क्या हो गया? पर्सनल ऑब्जेक्टिव को किसके साथ कनेक्ट कर दिया? ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव के साथ। हमेशा कंपनी ऐसे ही करती है, और जो कंपनी ऐसे करती है उसका बढ़िया होता है। ईसॉप्स, इंप्लॉई स्टॉक ऑप्शन। बच्चों बहुत सी ऐसी चीजें मैं आप लोगों को बता रहा हूँ जो कि आपके बुक में नहीं लिखी हुई, आपको समझा रहा हूँ। इंप्लॉई स्टॉक ऑप्शन नाम सुना है? ईसॉप्स नाम सुना नहीं? मान लो मेरी एक कंपनी है, सबसे पहले कंपनी है जो लेकर आई थी, लेकर आई थी इंफोसिस। इंफोसिस का मालिक कौन? नारायण मूर्ति। तो मान लो इंफोसिस का मालिक, उसने क्या बोला, तुम सारे जन इंफोसिस में काम करते, मैंने तुम लोगों को अपनी कंपनी के शेयर्स दे दिए। क्या दे दिए? शेयर्स दे दिए। मैंने कहा जो भी मेरी कंपनी में 5 साल से ज्यादा जिसको हो जाएंगे, मैं कंपनी के क्या दूंगा, उसको शेयर्स दूंगा। हर बंदे को मैं 1000 1000 शेयर्स दूंगा फ्री। ठीक है। अब एक बात बताओ, तुम्हें उस शेयर का मजा कब मिलेगा? जब उस शेयर का प्राइस क्या करेगा, बढ़ेगा। और इस शेयर का प्राइस कब बढ़ेगा? जब कंपनी के अंदर प्रॉफिट अच्छा होगा। कंपनी में प्रॉफिट कब अच्छा होगा? जब कंपनी के एम्प्लॉइज अच्छे से काम करेंगे। तो तुम्हें क्या लग रहा है कि अगर हम अच्छे से काम करेंगे तो कंपनी को प्रॉफिट होगा, सेल्स अच्छी होगी, सेल्स अच्छी होगी तो कंपनी का क्या बढ़ेगा, शेयर बढ़ेगा। और तुम लोगों के पास, सबके पास क्या है, कंपनी के शेयर्स। तो तुम्हें सैलरी तो मिल रही है, साथ ही साथ तुम्हें जो शेयर्स जो मिले उसके प्राइसेस भी क्या हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं। तुम्हें क्या लग रहा है सुंदर पिछे इतनी मेहनत क्यों करता है? क्योंकि हर साल उसको 300 400 करोड़ के गूगल के शेयर्स मिलते हैं। क्या मिलते हैं? शेयर्स। और अगर वो अपने इनोवेटिव माइंडसेट को, नई नई ऐप्स जो लेकर आ रहा है, नई नई टेक्नोलॉजीज जो लेकर आ रहा है, कर रहा है, तो उसके वजह से गूगल ग्रो कर रहा है, उसके प्रॉफिट्स ग्रो कर रहे हैं, उसके शेयर्स भी तो ग्रो कर रहे हैं। तो सीधा सीधा फायदा किसको मिल रहा है? सुंदर पिचाई को, मेरे दोस्तों। समझे मेरी बात? नहीं समझे? तो एक होता है, और सोशल ऑब्जेक्टिव्स तो क्या है, जो आपको सोसाइटी के लिए करना है। सोसाइटी को हमें क्या देना है? बेस्ट क्वालिटी गुड्स देने हैं एट रीजनेबल प्राइसेस। हमें वेस्टेजेस नहीं करने। ये सारी बात हो गई ऊपर ऊपर से। अब इसके अंदर पढ़ लेते, देखो क्या लिखा, ध्यान से समझना। सबसे पहले बात, ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव्स। ऑर्गेनाइजेशन के सबसे इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्या है भैया? कल को अगर आपको बिजनेस करना है तो सबसे पहले आपको कंपटीशन से क्या करवाना पड़ेगा? सरवाइव। बच्चों सबसे पहले आपको क्या करवाना पड़ेगा? सरवाइव। बच्चों बिजनेस खोलते के साथ ही प्रॉफिट हो जाएगा क्या? नहीं। पहले तो आपको जमे रहना है, किसके साथ? कंपटीशन के साथ। फिर आपका क्या होएगा, धीरे धीरे प्रॉफिट। और प्रॉफिट होने के बाद ही तो क्या होगी आपकी ग्रोथ। ग्रोथ का मतलब क्या है? आज मान लो मेरी एक ब्रांच है, कल को मेरे पास अगर बहुत सारे पैसे आते हैं तो मैं एक दूसरी ब्रांच ओपन कर दूंगा, तीसरी ब्रांच ओपन कर दूंगा, फोर्थ ब्रांच ओपन कर दूंगा। इसको क्या बोलते हैं? ग्रोथ। तो आज अगर मैं बिजनेस करता हूं तो पहले मुझे क्या करना है? मार्केट में टिके रहना है, सर्वाइव करना है। बच्चों ये सीक्वेंस में होगा। ये नहीं कि तुम क्या बोल रहे हो ऑर्गेनाइजेशन, पहला क्या हो गया, ग्रोथ, दूसरा क्या हो गया, प्रॉफिट, और तीसरा क्या हो गया, सर्वाइवल। पागल है क्या हम? पहले क्या करना है? सर्वाइव, टिके रहना है भैया, जमे रहना है। 100 रुपए लगाए थे, 100 रुपए मिलने चाहिए। या अगर शुरू में 90 भी मिल रहे हैं तो भी आपके पास एक रिजर्व होना चाहिए कि भैया इतना लॉस होएगा, यहां तक मैं लॉस को क्या कर सकता हूँ, बियर कर सकता हूँ। तो क्या लिखा हुआ है? टू सर्वाइव एन ऑर्गेनाइजेशन मस्ट अर्न इनफ रेवेन्यूज टू कवर कॉस्ट। तो जो घर से जो लगा रहे हो, 100 रुपए लगा रहे हो, तो 100 रुपए तो मिलने चाहिए। कवर क्या करना है? कॉस्ट, बाय रिड्यूसिंग वेस्टेजेस। 100 रुपए लगाए तो 100 रुपए कमा लो। इसके अंदर आपको प्रॉफिट नहीं हुआ, लेकिन आप क्या कर रहे हो? सर्वाइव। ठीक है यार, कुछ जा नहीं रहा, कुछ मिल नहीं रहा, तो कुछ जा भी नहीं रहा।
कुछ मिल नहीं रहा तो कुछ जा भी नहीं रहा, उसी पे खड़े हुए। आगे बात करते हैं प्रॉफिट। एसेंशियल इंसेंटिव फॉर द सक्सेसफुल ऑपरेशन ऑफ एंटरप्राइज एंड द रिवॉर्ड फॉर बियरिंग द रिस्क। एसेंशियल है ये बहुत। कब तक बिना प्रॉफिट के बैठे रहोगे? 2 महीने, 3 महीने, 6 महीने, 1 साल? उसके बाद तो प्रॉफिट क्या है, मस्त है। मम्मी पापा बोलेंगे बेटा तेरे को इतने पैसे दिए थे, अब प्रॉफिट कहाँ है? प्रॉफिट तो दिखा बिजनेस में। तो ये क्या है? एसेंशियल। किस चीज के लिए? फॉर सक्सेसफुल ऑपरेशंस ऑफ द एंटरप्राइज। एंड बच्चों जब प्रॉफिट आता है तो क्या लगता है हम लोगों को? रिवॉर्ड। कि हमने इतने साल मेहनत जो करी तो अब हमें क्या मिल गया? एक रिवॉर्ड मिला। किस चीज का रिवॉर्ड मिला? फॉर टेकिंग द रिस्क। भैया एक वो सीरीज आई थी, है ना, रिस्क है तो इश्क है। मतलब भैया जितना ज्यादा रिस्क होगा उतना ज्यादा प्रॉफिट होगा, और उतना ज्यादा क्या होगा सर? मजा आएगा सर। समझ रहे हो मेरी बात? नहीं समझ रहे? यस बच्चों। नेक्स्ट आगे ग्रोथ में क्या लिखा हुआ है, देखो ग्रोथ में क्या लिखा हुआ है, इंक्रीजिंग सेल्स वॉल्यूम। तो ग्रोथ कब होगी? जब आपकी सेल्स बढ़ रही है। इंक्रीज इन द नंबर ऑफ एम्प्लॉइज आपके बढ़ रहे हैं, आपके नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स बढ़ रहे हैं। आप आज से पहले सिर्फ रजिस्टर बेचते थे, आईटीसी वाला, क्लासमेट वाला, अब पेन भी बिक रहे हैं, अब रबड़ भी बिक रहे हैं, अब उसका पेंसिल भी बिक रही है। दैट इज और इंक्रीज इन द कैपिटल। बच्चों सिंपल है। तो ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव हेडिंग डाली आपने, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ, वो तो डाल ली थी आपने, लिख लिए थे 3 ऑब्जेक्टिव। अब ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव के अंदर सिर्फ हेडिंग लिख लो, सर्वाइवल, ग्रोथ एंड प्रॉफिट। सर्वाइवल, ग्रोथ एंड प्रॉफिट। सर्वाइवल, ग्रोथ एंड प्रॉफिट। सर्वाइवल, प्रॉफिट एंड ग्रोथ। ठीक है, सीक्वेंस वाइज। चलो आगे। अब बच्चों कौन से ऑब्जेक्टिव्स की बात कर रहे हैं? सोशल ऑब्जेक्टिव्स। तो सबसे पहला सोशल ऑब्जेक्टिव क्या है? इंप्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज टू द नीडी सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी। तो एक बिजनेसमैन का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? सर मेरे को इंप्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज देनी है, लोगों को क्या देना है? 10 काम देने। आगे प्रोवाइडिंग बेसिक एम्यूनिटीज लाइक स्कूल्स एंड क्रेचेस टू द एम्प्लॉइज। क्रेच समझते हो क्या होता है? जहां पर एम्प्लॉइज अपने बच्चों को छोड़ के चले जाते हैं क्योंकि उनको काम करना है। अब जैसे मान लो इन्फोसिस के अंदर फीमेल्स काम कर रही हैं, जिनका भी बच्चा 1 साल का है, अब वो बोल रही है कि सर हम आपकी कंपनी में काम नहीं कर सकते क्योंकि मेरा बच्चा क्या है? छोटा। तो उसने क्या बोला इन्फोसिस वाले ने कि हमने जो है ना एक क्रैच चालू करा हुआ है, जहां पर आप अपने बच्चे को छोड़ दो, वहां पे नैनीज वगैरह होते हो, वो आपके बच्चे को समझा मतलब संभाल लेंगी, आप काम करने के लिए आ जाओ। तो बेसिक एम्यूनिटीज दे दी, मान लो कोई स्कूलिंग फैसिलिटी दे दी अपने एम्प्लॉइज को, क्रेच की फैसिलिटी दे दी, किसको? एम्प्लॉइज को। अब ये बड़ी बड़ी कंपनीज हो गई दोस्तों, बड़ी बड़ी बातें हो गई। आगे यूजिंग एनवायरमेंटल फ्रेंडली मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन। ये भी आपकी क्या है? सोशल ऑब्जेक्टिव्स। भैया ऐसा आपको करना चाहिए अपने एम्प्लॉइज के साथ, अपनी सोसाइटी के साथ, है ना जी। सोशल ऑब्जेक्टिव्स के अंदर और क्या लिखा हुआ है? चलो सोशल ऑब्जेक्टिव्स के अंदर 3 पॉइंट लिख लो बस। सबसे पहला पॉइंट क्या लिखोगे? एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। सिर्फ गिनती की चीजें लिखो, सिर्फ क्या लिखोगे? एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। दूसरा क्या लिखोगे? बेसिक एम्यूनिटीज लाइक स्कूल्स एंड क्रेच। एंड लास्ट में क्या लिखोगे? एनवायरमेंटल फ्रेंडली मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन। 3 चीजें सोशल ऑब्जेक्टिव्स। तनिष लिख रहा है, तनिष? यस तनिष? सर। यस हाँ सर, यस ओके। सर। दिस इज द सोशल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट। सर इसका क्वेश्चन कैसे आएगा? बेटा केस स्टडी बेस्ड आएगा, उसके अंदर बताएंगे कि कंपनी ऐसा ऐसा कर रही है, तो यू हैव टू आइडेंटिफाई कि कौन सा ऑब्जेक्टिव है। मतलब बड़ा सा पैराग्राफ आएगा, उसके अंदर कोई लाइन सोशल ऑब्जेक्टिव की बात कर रही होगी, कोई लाइन पर्सनल ऑब्जेक्टिव की बात कर रही होगी, तो आपको आइडेंटिफाई करनी पड़ेगी लाइंस। कोई बात नहीं, जैसे ही चैप्टर खत्म हो जाएगा ना, मैं इसकी केस स्टडीज करवाऊंगा ऑन द स्पॉट, चैप्टर खत्म होते ही, ताकि आपको आइडिया पड़े कि कौन सा इंपॉर्टेंट है, कैसे कैसे क्वेश्चन आएंगे। चलो आई होप सबने लिख लिया होगा। नेक्स्ट पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स क्या है? गिविंग द एम्प्लॉइज गुड वर्किंग इन्वायरमेंट। दूसरा पर्सनल ऑब्जेक्टिव क्या मिल रहा है भैया एम्प्लॉइज को? चांसेस ऑफ ग्रोथ एंड प्रमोशन। भैया ऑप्शन होना चाहिए ना कि कल को अगर मैं अच्छे से काम करूंगा तो मेरी भी क्या होगी? प्रमोशन। प्रमोशन होगी तो सैलरी बढ़ेगी। ठीक है। और गुड सैलरी एंड पर्क्स। पर्क्स क्या होती है? पर्क सर चॉकलेट होती है तो इंसेंटिव, अदर इंसेंटिव्स के, जैसे भैया आप कंपनी के अंदर आ रहे हो तो पेट्रोल का खर्चा हम दे रहे हैं, आपके घर पे जो वाईफाई है वो हम दे रहे हैं। ये सारी बेनिफिट्स कंपनी कुछ आपको ऑफर करती है। या फिर पूरे महीने के अंदर हम आपको एक वाउचर देंगे 2,000 रुपए का। ठीक है, वो वाउचर किसी का भी हो सकता है कि कहीं पे भी जाके आप खाना खाया हो, 2,000 रुपए का शॉपिंग कर लो, कुछ भी कर लो, ऐसे बहुत बेनिफिट्स मिलते हैं आपको।
तो गिविंग द एम्प्लॉइज गुड वर्किंग एनवायरनमेंट, चांसेस ऑफ ग्रोथ एंड प्रमोशंस, गुड सैलरीज एंड पर्क्स। ठीक है, लिख लिया बच्चों, लिख लिया एवरीबॉडी, लिख लो जल्दी। तीन चीजें पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स। चलो आगे चल रहे हैं। इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सबसे पहली बात, मैनेजमेंट क्यों जरूरी, इसका निमोनिक कोड क्या हो गया, गाइड। सबसे पहले सर, इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट है सर ग्रुप गोल्स। पहला पॉइंट क्या लिखा हुआ है आपका, ग्रुप गोल्स। दूसरा पॉइंट क्या लिखा हुआ है बच्चों आपका, ध्यान से देखना, यूजफुल इन डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन। डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन क्या होते हैं, विच कीप्स ऑन चेंजिंग। हाँ जी, हाँ जी, 10th क्लास की, हाँ ऊपर आप बात कर लो, ऊपर होती है 10th क्लास की कोचिंग, सेकंड फ्लोर। हाँ हाँ सेकंड फ्लोर चल ही रही होगी 10th क्लास की क्लास। यूजफुल इन डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन, बच्चों मैनेजमेंट आपकी एफिशिएंसी क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी में क्या करेगी, हेल्प करेगी। और आपके इंक्रीज करेगी क्या, पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स, मतलब आपके पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स का क्या रखेगी, ख्याल रखेगी। अब इसको समझाता हूं अंदर से, पहले हेडिंग्स लिख लो बस, इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, चलो पहला क्या लिखा हुआ है, ग्रुप गोल्स। मैनेजमेंट गिव्स अ कॉमन डायरेक्शन टू द इंडिविजुअल डिपार्टमेंट्स लाइक फाइनेंस, प्रोडक्शन एंड परचेज फॉर अचीविंग द ओवरऑल गोल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। अब देखो, कंपनी के अंदर भैया एक डिपार्टमेंट होते हैं, बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं, बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं। फाइनेंस डिपार्टमेंट हो गया, मार्केटिंग डिपार्टमेंट हो गया, सेल्स डिपार्टमेंट हो गया, आईटी डिपार्टमेंट हो गया। अब इस डिपार्टमेंट के अंदर सारे के सारे लोग कौन होते हैं, जो कि उसके प्रोफेशनल है। और हर एक डिपार्टमेंट का कौन होता है, उसका डिपार्टमेंट का हेड होता है, जिसके नीचे 5-10 इंप्लॉइज क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। अब जैसे मान लो एक मार्केटिंग डिपार्टमेंट हो गया, 10 लोग मार्केटिंग कर रहे हैं और उनका एक क्या हो गया, हेड हो गया। टोटल कितने बंदे हो गए, 11 बंदे हो गए। अब वहां पे जो मैनेजमेंट है, मैनेजमेंट कौन है, जो कि उस डिपार्टमेंट का हेड है, वो कौन हो गया, मैनेजर, जो कि सबको मैनेज करेगा। तो मैनेजमेंट गिव्स अ, वो क्या देता है, कॉमन डायरेक्शन टू द इंडिविजुअल डिपार्टमेंट्स। वो क्या देता है, एक डायरेक्शन देता है सारे बंदों को कि कैसे कैसे आपको मार्केटिंग वगैरह करनी है। जैसे फाइनेंस डिपार्टमेंट हो गया, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट हो गया, परचेज डिपार्टमेंट हो गया, किस हिसाब से डायरेक्शन देते हैं फॉर अचीविंग द ओवरऑल गोल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। भैया उनको गाइडेंस किस चीज की देता है, डायरेक्शन किस हिसाब से देता है कि भैया हम लोगों को क्या करना है, कंपनी के गोल्स को अचीव करना। ठीक है, तो ये क्या हो गया बच्चों, ग्रुप गोल्स के सारे डिपार्टमेंट मिलजुल के कंपनी के ऑर्गेनाइजेशन गोल्स को क्या कर रहे हैं, अचीव कर रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखा हुआ है, यूजफुल इन डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन फंक्शंस इन अ चेंजिंग एनवायरनमेंट। देख रहे हो आप बाहर की दुनिया कितनी जल्दी से क्या होती रहती है सर, चेंज होती रहती है। सर अभी देख रहे हो इलेक्शंस चल रहे हैं, गवर्नमेंट चेंज हो सकती है जगह जगह की, या फिर गवर्नमेंट अगर चेंज होगी तो वो पहले जहां पर पैसे लगाती थी, मान लो पहले की गवर्नमेंट अगर एग्रीकल्चर पे ज्यादा फोकस करती थी, नई गवर्नमेंट आ गई वो एजुकेशन के ऊपर ज्यादा फोकस कर रहे, इंफ्रास्ट्रक्चर पे फोकस कर रहे। मैनेजमेंट हेल्प्स पीपल अडेप्ट टू दीज चेंजेस टू सर्वाइव एंड ग्रोथ। एग्जाम्पल, नोकिया लॉन्चेस न्यू ब्रांड आफ्टर सम टाइम। अब देखो, नोकिया एक टाइम पे बच्चों नंबर वन कंपनी होती थी, एक टाइम पे नंबर वन कंपनी होती थी जिसका कोई कंपैरिजन ही नहीं था भैया, कोई कॉम्पिटिटर ही नहीं था मार्केट के अंदर। आज की डेट में नोकिया, अगर तुमसे बोलूं कि नोकिया का फोन खरीदना है तो खरीदेगा कोई भी नहीं खरीदेगा। क्यों नहीं खरीदेगा, इन्वायरमेंट में चेंज आया, लेकिन इसने अपने मोबाइल फोन्स के अंदर क्या नहीं करा, चेंज नहीं करा। इसने बोला मैं तो यही वाला फोन बेचूंगा, क्योंकि इसको क्या आ चुका था, एक थोड़ा सा वो आ चुका था, यार मैं तो मार्केट का लीडर हूँ, मेरी चीजें बिकेगी। लेकिन बाकी कंपनीज ने क्या करा, चेंजिंग एनवायरमेंट के हिसाब से चीजों को चेंज करते गए, चलते गए, इसने चेंजेस बहुत लेट करे, मार्केट से क्या हो गया, बाहर हो गया। तो आपको हमेशा अपने अंदर क्या लेकर आने हैं भैया, मार्केट के हिसाब से चेंजेस लेकर आने हैं। ठीक है, यस सर। इंक्रीजेस एफिशिएंसी, मैनेजर्स ट्राइज टू रिड्यूस कॉस्ट। एफिशिएंट का मतलब क्या होता है, एफ है, एफिशिएंट और इफेक्टिव में क्या डिफरेंस होता है हर्षिमरन। काम करते और इफेक्टिव बोलते तो काम करते और एफिशिएंट बोलते तो कम रिसोर्सेज में काम करते हैं, सही बता रहे भाई साहब। तो एफिशिएंट का मतलब, एफिशिएंसी बोले तो एफिशिएंट, तो ये बंदा क्या करेगा, कॉस्ट को कम करेगा और प्रोडक्टिविटी को क्या करेगा, बढ़ाएगा, कि सर कम समय के अंदर ज्यादा काम कर पाऊं सस्ते में। कैसे कर पाएगा,
थ्रू बेटर प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, स्टाफिंग एंड कंट्रोलिंग फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। क्या लिखे हुए हैं सारे? फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, द एक्टिविटीज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, यस। इंक्रीजिंग एफिशिएंसी में क्या लिखा है कि मैनेजर कॉस्ट को रिड्यूस करेगा, इंक्रीज करेगा प्रोडक्टिविटी। कैसे करेगा? अपने फंक्शंस को सुधार कर। फंक्शंस कौन से हैं? प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग। स्टाफिंग पहले आएगा, ठीक है, डायरेक्टिंग बाद में आएगा, और फिर लास्ट में क्या आएगा? कंट्रोलिंग। आगे चलते हैं। डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी, इट हेल्प्स द सोसाइटी बाय प्रोवाइडिंग। कैसे हेल्प करती है एक बिजनेसमैन सोसाइटी को, या मैनेजमेंट कैसे हेल्प करती है? गुड क्वालिटी प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, रिड्यूसिंग द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन फॉर द बेनिफिट ऑफ द पीपल। भैया कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन अगर कम हो जाएगी, तो मान लो मेरी जो कॉस्ट है वो कम हो गई, तो सेलिंग प्राइस भी आगे मैं क्या कर दूंगा? कम कर दूंगा। तो लोगों को रीजनेबल कॉस्ट के अंदर क्या मिल गया? गुड क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स। ऐसे भी लिख सकते हो, प्रोवाइडिंग गुड क्वालिटी प्रोडक्ट्स एट रीजनेबल प्राइसेस, या फिर एट रिड्यूस्ड कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। समझ में मेरी बात? नहीं समझे? देखो आज की डेट में बिजनेस स्टडीज की सबसे पहले क्या लर्न होनी चाहिए? हेडिंग्स। और हेडिंग्स के अंदर जो छोटे छोटे इंपॉर्टेंट जो कीवर्ड्स हैं वो लर्न करने हैं। आपको रट्टा नहीं मारना के अंदर बैठे हुए रट्टा मारे जा रहे हो, रट्टा मारे जा रहे हो, क्वेश्चंस वैसे नहीं आते। नेक्स्ट, इनहैंस पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स। किसके पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स? इंप्लॉइज के। तो थ्रू मोटिवेशन इंप्लॉइज को क्या करना पड़ेगा? मोटिवेट। एंड लीडरशिप, अगर आप एक अच्छे लीडर हो तो आपके नीचे जो टीम काम कर रही है वो क्या करेगी? अच्छे से काम करेगी। तो आपको मोटिवेट करना आना चाहिए, एंड यू शुड बी द गुड लीडर। द मैनेजमेंट हेल्प्स इंडिविजुअल ग्रोथ, बेटर रेम्यूनरेशन। बेटर रेम्यूनरेशन मतलब अच्छी सैलरी मिलेगी। थ्रू कैसे? अच्छी क्या होनी चाहिए एम्प्लॉइज के बीच में? सर टीम स्पिरिट होनी चाहिए, प्रॉपर कोऑर्डिनेशन, कोऑपरेशन होना चाहिए। कोऑपरेशन का मतलब क्या होता है? लक्ष्य। हाँ, कॉर्पोरेट करना क्या होता है? कॉर्पोरेट करना क्या होता है तुषार? कोऑपरेशन मतलब एक दूसरे के बारे में सोचना, करना, कोऑपरेट करना। अगर वो आपसे कुछ मांग रहे हैं तो उसकी हेल्प वेल्प कर देना, ठीक है, दैट इज नोन एज कॉर्पोरेशन। आंसर क्या होनी चाहिए? कमिटमेंट। क्या होनी चाहिए दोस्तों? कमिटमेंट फॉर किस चीज के लिए? ऑर्गेनाइजेशनल सक्सेस। तो ध्यान से पढ़ लो। थ्रू मोटिवेशन एंड लीडरशिप मैनेजमेंट हेल्प्स इंडिविजुअल्स की ग्रोथ एंड बेटर रेम्यूनरेशन। कैसे? उनके अंदर अच्छी टीम स्पिरिट लाके, प्रॉपर कोऑपरेशन, कमिटमेंट फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। सारा काम किस चीज के लिए कर रहे हैं? फॉर ऑर्गेनाइजेशनल सक्सेस, या फिर अचीविंग ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। पढ़ के देख लो। यस, हाँ जी, डन। आगे अब एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आप लोगों का स्टार्ट होता है, दैट इज कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन का इंपॉर्टेंस पढ़ेंगे, कोऑर्डिनेशन के फंक्शंस पढ़ेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है आपका क्लास 12 के अंदर भी, प्लस क्लास आपकी सीयूटी के अंदर भी। कुछ ऐसे जैसे मान लो इस चैप्टर के अंदर दो तीन कॉन्सेप्ट्स मैं आपको बताऊं, एक तो इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट, एक लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट, और एक आपका कोऑर्डिनेशन, और एक मैनेजमेंट इज प्रोफेशन। तो ये हो गए सबसे इंपॉर्टेंट। इनको तो बहुत अच्छे से आपको क्या कर लेना है? लर्न कर लेना है, क्योंकि देखो जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ना वहां से क्वेश्चन बन ही जाता है। बात करते हैं कोऑर्डिनेशन की। व्हाट इज कोऑर्डिनेशन? कोऑर्डिनेशन इज द प्रोसेस दैट इंश्योर ऑर्डरली मैनेजमेंट। सारे के सारे काम कैसे चलेंगे सर? प्रॉपर मैनेजमेंट के साथ चलेंगे। ऐसे नहीं कोई डिपार्टमेंट आगे निकल गया, कोई डिपार्टमेंट पीछे रह गया। प्रॉपर ऑर्डरली मैनेजमेंट ऑफ इंडिविजुअल्स एंड ग्रुप एफर्ट्स टू इंश्योर क्या? यूनिटी ऑफ एक्शन इन द रियलाइजेशन ऑफ कॉमन ऑब्जेक्टिव्स। देखो क्या लिखा हुआ है, कोऑर्डिनेशन क्या है सर? जब हम साथ मिलकर चल रहे हैं। देखो एक क्लास में अगर मैं बोलूं प्रॉपर कोऑर्डिनेशन, सारे बच्चे टाइम पर आ रहे हैं, सारे बच्चे होमवर्क करके आ रहे हैं, सारे बच्चे प्रॉपर अटेंडेंस है क्लास के अंदर, प्रॉपर रिप्लाई वगैरह करेंगे, तो मैं क्या बोल रहा हूँ? हमारी क्लास में प्रॉपर क्या चल रहा है? कोऑर्डिनेशन। लेकिन अगर आप टाइम पे नहीं आ रहे, होमवर्क नहीं करके आ रहे, तो मैं क्या बोलूंगा? कोऑर्डिनेशन क्या हो गया? खत्म हो गया। और अगर हम प्रॉपर कोऑर्डिनेशन रखेंगे तो हमारे जो कॉमन ऑब्जेक्टिव है, भैया मैं क्या चाहता हूँ? आप लोगों के अच्छे नंबर आए। आप क्या चाहते हो? आप लोगों के अच्छा नंबर आए। तो हम लोगों की सोच जो है वो कैसी है? कॉमन है। कंपनी क्या चाहती है? मैं ज्यादा से ज्यादा पैसे कमाऊं। कंपनी ज्यादा से ज्यादा पैसे कमाएगी तो एम्प्लॉयज की सैलरी भी क्या करेगी? ज्यादा करेगी। वो भी ज्यादा पैसे कमाना चाहते हैं। तो ये क्या है? रियलाइजेशन। क्या अचीव करना है हमें? कॉमन ऑब्जेक्टिव। इस चीज के लिए हमें क्या रखनी पड़ेगी? यूनिटी ऑफ एक्शन। मतलब हमारे जो भी एक्शंस हैं वो कैसे हैं? एक जैसे। मैंने आपको बोला काम करके, आप काम करके आए। मैंने बोला टाइम पर आओ, आप टाइम पर आए। तो क्या चाहिए इसके लिए? यूनिटी ऑफ एक्शन। ऑर्डरली मैनेजमेंट ऑफ इंडिविजुअल्स। आप लोगों का मेरे को क्या करना है? अच्छे से मैनेजमेंट।
आप लोगों के टेस्ट लेने हैं, टेस्ट को चेक करना है, नंबर्स को आगे फॉरवर्ड करना है, एंड सारी क्या लगती है दोस्तों, ग्रुप एफर्ट्स। मतलब मेरे अकेले से नहीं होगा, हम एज अ ग्रुप काम कर रहे हैं, एक दूसरे की हेल्प करेंगे। मान लो आपका कोई फ्रेंड है, उसको प्रॉब्लम, आपने हेल्प कर दी, मेरे तक कोई वो आई प्रॉब्लम, मैंने उसकी हेल्प कर दी। तो व्हाट इज कोऑर्डिनेशन सर? ऑर्डरली अरेंजमेंट ऑफ इंडिविजुअल्स एंड ग्रुप एफर्ट्स टू इंश्योर द यूनिटी ऑफ एक्शन इन द रियलाइजेशन ऑफ कॉमन ऑब्जेक्टिव्स। ये इसकी डेफिनेशन है, लिख लो, लर्न करो। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कोऑर्डिनेशन। तनिष लिख रहा है, नहीं लिख रहा? तनिष यस सर, यस सर, यस सर। लिख बेटा। और वो आपने मैनेजमेंट की अरेंजमेंट है। टीचर ऑफ कोऑर्डिनेशन। तो बच्चे क्या लिखा हुआ है इसका? PRICED, प्राइज्ड। क्या बना रखा है? प्राइज्ड। पी से क्या होगा? कोऑर्डिनेशन कैसे है? परवेसिव फंक्शन। परवेसिव का मतलब क्या होता था? परवेसिव का मतलब क्या था? ये वर्ड पहले भी आया है। क्या होता था योगेश परवेसिव का मतलब? मैनेजमेंट इज परवेसिव, एवरीवेयर एप्लीकेबल। मतलब मैनेजमेंट एक टेंपल का भी चाहिए, मैनेजमेंट एक हॉस्पिटल का भी चाहिए, मैनेजमेंट एक स्कूल का भी चाहिए। तो मैनेजमेंट इज व्हाट? इट इज एप्लीकेबल एवरीवेयर। तो कोऑर्डिनेशन भी क्या लगता है? एक डिपार्टमेंट कोऑर्डिनेशन करेगा कि सारे डिपार्टमेंट कोऑर्डिनेट करेंगे? सारे डिपार्टमेंट। एक बच्चा कोऑर्डिनेट करेगा कि सारे बच्चे कोऑर्डिनेट करेंगे? सारे बच्चे को प्रॉपर कोऑर्डिनेशन। सर एक मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि सारे मैनेजर्स की? ऑल मैनेजर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। कैसा फंक्शन है सर ये? कंटिन्यूस प्रोसेस है। पूरे टाइम क्या चाहिए हमें सर? प्रॉपर कोऑर्डिनेशन चाहिए। इंश्योर्स यूनिटी ऑफ एक्शन। क्या इंश्योर करेगा सर? यूनिटी ऑफ एक्शन। मतलब सारे जन एक डायरेक्शन में चल रहे हैं विद प्रॉपर कोऑर्डिनेशन। इंटीग्रेट ग्रुप एफर्ट्स। भैया सारे के सारे ग्रुप का क्या लगेगा? एफर्ट्स। यहाँ पे मैनेजर्स का भी एफर्ट्स लगेगा, उसके सारे सबऑर्डिनेट्स का भी एफर्ट्स लगेगा। तो ग्रुप एफर्ट्स की बात है। और डेलिबरेट फंक्शन अभी आपको एक्सप्लेन करता हूं, जब उसका वो जो समझाऊंगा अभी डेलिबरेट फंक्शन क्या होता है। पहले इसको लिख लो सारा, नेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन प्राइस्ड। Pervasive function, responsibility of all managers, integrate group efforts, continuous process, ensures unity of action और deliberate function। ये निमोनिक्स आपके बहुत काम आने वाले हैं, सच्ची बता रहा हूँ। हेडिंग्स बहुत सारी है क्योंकि सबसे पहली बात पड़ती है परवेसिव फंक्शन। क्या लिखा हुआ है? परवेसिव फंक्शन रिक्वायर्ड एट ऑल लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट एंड ऑल डिफरेंट डिपार्टमेंट्स। तो जो कोऑर्डिनेशन है ना, सारे मैनेजमेंट के लेवल्स पे चाहिए, चाहे वो टॉप लेवल है, चाहे वो मिडिल लेवल है, चाहे वो ऑपरेशनल लेवल है, और हर एक डिपार्टमेंट में भी चाहिए। एज एक्टिविटीज ऑफ वेरियस डिपार्टमेंट आर इंटररिलेटेड और इंटरडिपेंडेंट। हर एक डिपार्टमेंट की जो एक्टिविटी है, जैसे मान लो परचेज डिपार्टमेंट, बच्चों मेरा रेस्टोरेंट था, क्या था? रेस्टोरेंट। मेरा जो परचेज डिपार्टमेंट था ना, वो सड़े हुए टमाटर ले आया दोस्तों। कैसे कैसे टमाटोज ले आया? रोटन टमाटोज। मेरा रेस्टोरेंट था। अब मैं सामान अगर बनाऊंगा, तो अगर जो चटनी निकल के आएगी, वो कैसे निकल के आएगी? खराब। तो जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, उसकी क्वालिटी किसके ऊपर डिपेंडेंट है? परचेज डिपार्टमेंट के ऊपर। समझ रहे हो? और परचेज डिपार्टमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके पास है? फाइनेंस डिपार्टमेंट है। परचेज डिपार्टमेंट वाला बोल रहा है यार तुमने पैसे ही कम दिए थे मेरे को सामान लाने के लिए, तो मेरे को कैसा सामान लाना पड़ा? सस्ता चीप क्वालिटी का सामान लाना पड़ा। समझ गए मेरी बात? हर किसी की एक्टिविटी किसके ऊपर डिपेंडेंट है सर? एक दूसरे के ऊपर। ठीक है, तो सबकी एक्टिविटीज ऑफ सारे डिपार्टमेंट क्या है? इंटर रिलेटेड, एक दूसरे के साथ कनेक्टेड, इंटर डिपेंडेंट, डिपेंडेंट भी है। परचेज डिपार्टमेंट अच्छी क्वालिटी का सामान लाएगा, जब भी तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट अच्छी क्वालिटी का सामान बनाएगा। अच्छी क्वालिटी का सामान बनेगा प्रोडक्शन डिपार्टमेंट से, जब भी सेल्स डिपार्टमेंट अच्छे से उसकी क्या कर पाएगा? सेल कर पाएगा। अच्छी क्वालिटी होगी जब भी हम मार्केट प्राइस क्या रख पाएंगे? हाई रख पाएंगे। आपकी क्वालिटी बेकार है, महंगा बेच पाओगे क्या? नहीं बेच पाएंगे। समझ रहे? चलो आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। क्या लिखा हुआ है? रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल मैनेजर्स। टॉप लेवल मैनेजर्स कोऑर्डिनेट विद द मिडिल लेवल। टॉप वाले किसके साथ बात करते हैं? मिडिल। मिडिल वाले किसके साथ बात करते हैं? ऑपरेशन लेवल। टू इंश्योर ओवरऑल पॉलिसीज आर सुटेबली कैरिड आउट। देखो टॉप मैनेजमेंट क्या बनाता है? पॉलिसीज। उस पॉलिसीज को सारे फॉलो कर रहे हैं नहीं कर रहे, वो किसका डिपार्टमेंट होता है? मिडिल वाले का। तो टॉप वाला कोऑर्डिनेट कर रहा है किसके साथ? मिडिल वाले के साथ, कि बेटा मैंने जो पॉलिसीज बनाई थी वो सारे जने फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे। मिडिल लेवल कोऑर्डिनेट्स। मिडिल लेवल किसके साथ बात करता है? टॉप वाले के साथ भी बात करता है, और ऑपरेशनल लेवल के साथ भी क्या करता है सर? बात करता है। दोनों के साथ में वो एक तरीके से बर्गर के बीच में क्या है? टिक्की का काम करता है सर। ऊपर से भी खाया जाता है, नीचे से भी खाया जाता है। आगे ऑपरेशनल लेवल कोऑर्डिनेट किसके साथ करता है दोस्तों? वर्कर्स के साथ। वो किसके साथ काम करता है? वर्कर्स के साथ। टू इंश्योर वर्क प्रोसीड्स अकॉर्डिंग टू द प्लान्स, के प्लान्स के हिसाब से काम हो रहा है या नहीं हो रहा। सिंपल सी बात है।
रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल मैनेजर्स। टॉप वाला मिडिल से क्या काम करेगा, मिडिल वाला टॉप के साथ काम क्या करेगा, और जो ऑपरेशनल लेवल है वो अपने एम्प्लॉइज के साथ क्या काम कर रहा है। ठीक है, इस बात समझ रहे? यस सर, यस सर। आगे चलते सर। इंटीग्रेट ग्रुप एफर्ट्स, क्या लिखा हुआ है, कोऑर्डिनेशन यूनाइट्स डाइवर्स इंटरेस्ट। इस लाइन का मतलब बताओ, कोऑर्डिनेशन यूनाइट्स डाइवर्स इंटरेस्ट। जैसे दो लोगों के अलग गोल्स हैं, दो लोगों के अलग अलग व्यू पॉइंट, मैं दोनों को एक जगह पर लिया, मैं दोनों को क्या कर दिया बच्चों, पता है जैक मा, जैक मा का नाम सुना है, जैक मा? ओह माय गॉड सर, ये किसकी माँ हो गई? बच्चों जैक मा, JACK, जैक मा कौन है? कोई तो बता दो। चाइना का रिचेस्ट पर्सन था एक टाइम, थोड़े टाइम पहले तक था रिचेस्ट पर्सन। बच्चों वो सबसे गरीब घर में पैदा हुआ था, मतलब ही वाज बोर्न इन अ वेरी पुअर फैमिली, जो कि पुअर कैटेगरी के अंदर आती है, और पुअर कैटेगरी मतलब एकदम ही नीचे। और वो क्या बना, रिचेस्ट पर्सन बना, किसका, चाइना का। सर उसका जब आपने इंटरव्यू देखा तो उसने क्या बोला, आपको काम करना नहीं आना चाहिए, आपको काम करवाना आना चाहिए। क्या आना चाहिए, करवाना। मान लो आप लोग यहाँ पे सारे बच्चे बैठे हुए हो और तुम सारे प्रोफेशनल हो, कौन हो, प्रोफेशनल, तुम सारे डॉक्टर्स हो। अब ध्यान से देखना, मैं इस डॉक्टर के पास गया, मेरे को इसकी दवाई लगी नहीं, मैं किसके पास गया, इस डॉक्टर के पास। मान लो इसलिए मेरे को जो दवाई जो दे रहा था वो सही दे रहा था, तुषार मेरे को जो दवाई दे रहा था वो क्या थी, एकदम सही थी, लेकिन दवाई असर करने में थोड़ा सा क्या लगना था, टाइम। मैं इम्पेशेंट था, मैं किसके पास चला गया, इसके पास। ये क्या बोलेगा, अरे यार कौन से डॉक्टर के पास चले गए थे, उसने दवाई बेकार लिखी है। इसने भी वही दवाई लिखी, लेकिन सिर्फ नाम क्या था, चेंज था, फॉर्मूला उसके अंदर दवाई का वही था, नाम क्या था, सिर्फ चेंज था। कोई भी प्रोफेशनल अपने कॉम्पिटिटर को कभी भी अच्छा नहीं बोलेगा, क्योंकि अगर उसने बोल दिया यार वही वाला डॉक्टर अच्छा था, मैं इसके पास कभी जाऊंगा ही नहीं दोबारा। समझ रहे हो मेरी बात, नहीं समझ रहे? यार एक लॉयर है लॉयर, या एक कोई डॉक्टर हो गया, या कोई भी हो गया, प्रोफेशनल कभी दूसरे वाले को सही नहीं बोलेगा। याद रखना मेरी एक बात, हमेशा आप अपने आप को क्या दिखाना चाहोगे, सुपीरियर दिखाना चाहोगे। और तुम सारे सुपीरियर लोग, अब मैं तुम्हें कोई बात बोल रहा हूँ, तुम बोलोगे हमें सिखाएगा, हम इतनी बड़ी बड़ी डिग्री लेकर बैठे हुए, तो तुम लोगों से काम करवाना कितना मुश्किल है। और अगर तुम लोगों से काम करवा देते, तुम्हारा दिमाग क्या है, वेरी इंटेलिजेंट, तुम मेरी कंपनी को कहां से कहां ले जाओ। तो उसने यही बोला था, यू डोंट हैव टू वर्क, बट आपको काम करवाना आना चाहिए। तो कोऑर्डिनेशन इन यूनाइट्स, मेरे को तुम सबको क्या करना है, यूनाइट करना है। तुम्हारे कैसे इंटरेस्ट है, डाइवर्स, आधे बंदे ये सोच रहे हैं, आधे बंदे ये सोच रहे हैं, तुम लोगों को कैसे लेकर आना है, सेम पाथ पर, इनटू पर्पसफुल, कैसी एक्टिविटी, वर्क एक्टिविटी। एक पर्पसफुल हम क्या करेंगे, एक काम करेंगे, मेरी ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को आप लोग क्या करोगे, अचीव करोगे, एंड गिव अ कॉमन फोकस टू ग्रुप एफर्ट्स। तो ग्रुप एफर्ट्स के साथ हम क्या करेंगे, यूनाइट करेंगे, और कॉमन ऑब्जेक्टिव्स को क्या करेंगे बच्चों, अचीव करेंगे। ठीक है, सिंपल सी बात। तो इंटीग्रेट ग्रुप एफर्ट्स का मतलब समझे क्या था? यस सर, आगे चलते हैं बच्चों। कंटिन्यूस प्रोसेस, कोऑर्डिनेशन इज ऑल टाइम प्रोसेस व्हिच बिगिंस एट, बच्चों कोऑर्डिनेशन कहां से स्टार्ट होती है, प्लानिंग से, और लास्ट तक कब तक चलेगी, टिल कंट्रोल। और कंट्रोलिंग के बाद पता है दोबारा से क्या आ जाती है, प्लानिंग आ जाती है। कंट्रोलिंग के बाद दोबारा से प्लानिंग, ये नहीं कंट्रोलिंग के बाद आप स्टॉप हो गए, फिर दोबारा से क्या आ जाती है, प्लानिंग। क्योंकि मान लो कंट्रोलिंग के अंदर आपको क्या करना था, मान लो मैंने आप सबको बोला कि आपको 8 घंटे के अंदर 100 टी शर्ट बनानी है। ऋषभ ने बनाई 80, इसने बनाई 70, इसने बनाई 60। मैंने आप सबसे पूछा कि यार ये कमी क्यों थी, ठीक है, ये कमी क्यों थी? इसने बोला सर मेरे को ऐसे ऐसे प्रॉब्लम चल रही है। मैंने कहा चल कोई बात नहीं। इसने बोला सर मेरी गलती नहीं है। हर्षिमरन ने क्या बोला, मेरी गलती नहीं है, आपकी कंपनी की जो मशीन थी उसमें गड़बड़ थी, तो मुझे क्या करना पड़ेगा भैया, उस मशीन को क्या करना पड़ेगा, ठीक करना पड़ेगा। दूसरा, ओके बाय। या फिर एक और चीज, मान लो मैंने तुम्हें एक टारगेट ही इतना बड़ा दे दिया, मैंने बोला तुम्हें 8 घंटे के अंदर 500 टी शर्ट बनानी, टारगेट ही कैसा दे दिया, अनअचीवेबल। अब मुझे प्रॉपर प्लानिंग करके अपने टारगेट्स को क्या करना पड़ेगा, रिवाइज करना पड़ेगा। मैंने कहा यार ये तो अचीव ही नहीं कर सकते टारगेट, इट इज इम्पॉसिबल, तो दोबारा से प्लानिंग करके टारगेट्स को क्या करना पड़ेगा, सेट करना पड़ेगा। तो कंट्रोलिंग के बाद दोबारा से भी क्या आ जाता है, प्लानिंग आ जाता है। कंट्रोलिंग वाले चैप्टर में पढ़ेंगे डिटेल में, ठीक है। इंश्योर्स यूनिटी ऑफ एक्शन, secure unity between departments and ensures that all action is aimed at achieving the goals of the, आपके जितने भी एक्शंस हैं उससे आप क्या अचीव कर रहे हो, गोल्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, सिंपल सिंपल। इंश्योर्स यूनिटी ऑफ, अब लास्ट डेलिब्रेट फंक्शन, ध्यान से पढ़ना, देखो क्या लिखा हुआ है, मैनेजर कोऑर्डिनेट्स द एफर्ट्स ऑफ डिफरेंट पीपल इन अ केयरफुल एंड प्लान्ड मैनर। तो आप कोऑर्डिनेट करोगे किसके एफर्ट्स, डिफरेंट डिफरेंट पीपल्स के, इन अ केयरफुल एंड प्लान्ड मैनर,
so that the members of department work willingly, ताकि सारे जने एक दूसरे के साथ काम करने के लिए, मतलब देखो ना 10 लोग एक डिपार्टमेंट के अंदर काम कर रहे हैं और उनका एक कौन है, हेड है, डिपार्टमेंट का कौन है, हेड है, उसको क्या करना है, इन सब लोगों ने 10 लोगों ने जो काम जो करा है उसको मुझे केयरफुली क्या करना पड़ेगा, प्लान करना पड़ेगा। मान लो उनसे गलत काम करवा दिया, ऑब्जेक्टिव कुछ निकल के नहीं आया ऑर्गेनाइजेशन का, जो हेड है उसकी डायरेक्शन क्या होनी चाहिए, सबसे अच्छी होनी चाहिए। मान लो आज मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, अगर मैं आपको गलत डायरेक्शन दे दूं तो आपके मार्क्स ही नहीं आएंगे, ठीक है, मार्क्स ही नहीं आएंगे। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, मैनेजर को कोऑर्डिनेट करना है आप लोगों के एफर्ट्स को ऑफ डिफरेंट पीपल इन अ केयरफुली एंड प्लान्ड मैनर के साथ, मुझे सारी क्लासेस को प्रॉपर कोऑर्डिनेशन के साथ आगे लेकर जाना पड़ेगा विद प्रॉपर प्लानिंग। मुझे प्लानिंग करनी है कि कैसे अक्टूबर एंड तक या नवंबर के फर्स्ट वीक तक सिलेबस को क्या करवाना है, खत्म करवाना है, ताकि आप लोगों के क्या हो पाए, अच्छे नंबर आए। जब भी तो आगे चल के विलिंगली अपनी इच्छा से तुम अपने फ्रेंड्स को रेफर करोगे या आगे चल के खुद आओगे क्लास लेने के लिए। अंदर से क्या आती है सर, विलिंगनेस, कि हमने जो मेहनत करी थी उसका हमें क्या दिखा, रिजल्ट दिखा। समझे मेरी बात, नहीं समझे? सो दैट मेंबर्स ऑफ डिपार्टमेंट वर्क विलिंगली, अपनी इच्छा से काम कर रहे हैं सर, कोई फोर्सफुली नहीं, ठीक है। पढ़ के देखो जल्दी से। और ये क्या हो गया, खत्म। फंक्शंस ऑफ कोऑर्डिनेशन क्या हो गए बच्चों अपने, फिनिश हो गए। बस अब इसके हेडिंग्स को लर्न कर लो, बस इसकी हेडिंग्स को क्या कर लो, लर्न कर लो। हाँ प्राइस्ड, ये बोलना है, P से परवेसिव फंक्शन, रिस्पांसिबिलिटी ऑफ ऑल मैनेजर्स, इंटीग्रेट ग्रुप एफर्ट्स, कंटीन्यूअस प्रोसेस, इंश्योर यूनिटी ऑफ एक्शन और डिलीवरेट फंक्शन। उसके बाद क्लास क्या हो जाएगी आपकी, ओवर।